नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सोयाबीन एवं धान में सामयिक प्रबंधन के बारे में। बिल्कुल किसान भाइयों, देखिए बिल्कुल सावन का महीना रिमझिम फुहारों के साथ शुरू हो गया है और हमारे खेतों में सोयाबीन भी धरती फोड़कर बाहर आ चुकी है और धान के रोपे भी लगना शुरू हो गए हैं। ऐसे में सामयिक प्रबंधन क्या हो ताकि हमारे किसान का जो उत्पादन है वो अच्छा बने, हर दाना अच्छा बने और उनको उत्पादन में लाभ भी मिले। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर संजीव वर्मा को, जो वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। सर, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो खेतों में है किसान अपनी मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। धान के रोपे भी लगना शुरू हो गए हैं, सोयाबीन भी अब आ गई है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो किस अवस्था में है ये फसलें? अभी जो स्थिति है, कहीं अवर्षा की स्थिति हुई, कहीं अतिवृष्टि की स्थिति हुई है, परंतु आम तो मतलब टोटल जो देखा जाए तो वर्षा की स्थिति प्रदेश में ठीक नहीं है। परंतु इस साल जो पहले भी किसान भाइयों को हम लोग बोल रहे थे कि ये सोयाबीन के लिए उपयुक्त क्लाइमेट हो सकता है, वेदर अच्छा हो सकता है। जिस तरह से स्कैटर्ड रेनफॉल हो रही है, मतलब रुक रुक के बारिश बीच में होती है, फिर लंबा स्पेल पड़ जाता है। और इस समय जो सोयाबीन, चूंकि बुवाई हमारे किसान भाइयों की देर से हो पाई और कई जगह पे अभी ऐसी स्थिति है कि किसान भाई धान लगा ही रहे हैं, रोपा। जी बिल्कुल। तो दोनों ही फसलों में कहना चाहिए थोड़ी सी देरी हो गई है। और इस समय सोयाबीन लगभग किसी किसी किसान का 15-20 दिन का, किसी का 1 महीने का है, ऐसी स्थिति है। और ये वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम वानस्पतिक वृद्धि अवस्था बोलते हैं, तो उस अवस्था में दोनों फसलें अभी चल रही हैं। बिल्कुल। और इस समय हमारे किसान भाइयों को जो प्रमुख चीज़ें जो हैं, मैं थोड़ा थोड़ा अभी बताना चाहूँगा कि ऐसी जो अभी जो अवस्था स्कैटर्ड रेनफॉल यानी कि छिद्रित वर्षा जो चल रही है, ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों को विशेष ध्यान देना आवश्यक है। बिल्कुल। ध्यान की आपने बात कही है, तो ध्यान किन तरह से हमारे किसान भाई दे सकते हैं? देखिए, हम बात सोयाबीन से ही शुरू करें। हमारा प्रदेश जो है सोयाबीन में प्रथम है देश में, और सोयाबीन हमारी प्रमुख फसल है खरीफ की। और काफ़ी वर्षों तक सोयाबीन में हमारा 90% पार्टिसिपेशन, मतलब कहना चाहिए, देश में रहा है जी। और अभी धीरे धीरे उसका क्षेत्र कम होता गया। और उसकी 3 या 4 वजहें थीं जो सोयाबीन के उत्पादन में लगातार हमारे किसान भाइयों ने, जिस पे प्रबंधकीय उपायों पे ध्यान नहीं दिया, और वो धीरे धीरे कम होती गई। सोयाबीन के सबसे पहला पार्ट होता है पौध संख्या। तो किसान भाई आमतौर पे जो है पौध संख्या ज़्यादा बढ़ा के करते रहे, जिससे दूसरी व्याधियाँ और कीट फसलों में आते रहे जी। तो यदि पौध संख्या को मैनेज करें, ऐसे प्रति स्क्वायर मीटर लगभग 30 से 35 पौधे सोयाबीन में होने चाहिए, और या हम कहना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में लगभग 3 से 3.5 लाख पौधे 1 हेक्टेयर में सोयाबीन के होने चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ बीज मात्रा किसान भाई ज़्यादा लगा रहे हैं, तो बीज मात्रा की वजह से दूसरी समस्याएं सोयाबीन में बढ़ती गईं। ये तो पहली बात थी, पौध संख्या। दूसरी बात थी जल निकास की समुचित व्यवस्था। सोयाबीन में जल निकास की यदि समुचित व्यवस्था हमारे किसान भाई करते हैं, तो उसमें जो व्याधियों की संख्या कम हो जाती है। खास करके राइजोक्टोनिया, रूट रॉट, चारकोल रॉट जो नामक जो बीमारियां हैं, जड़ सड़न जो रोग हैं, उनकी समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है यदि वो पर्याप्त दूरी पर जल निकास की नालियां बनाए, 10 फीट पे 15 फीट पे जल निकास की नालियां बनाए बुवाई के उपरांत। तो या फिर वो रेज बेड, रेज फरो पद्धतियों का उपयोग करें किसान भाई, तो भी ये जल निकास की समस्या सोयाबीन में वैज्ञानिक पद्धतियों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये समस्याएं किसान भाइयों को नहीं आएंगी और उत्पादन में वृद्धि मिलेगी। बिल्कुल। और धान की अगर हम बात करें तो धान में हम देख रहे हैं किसान भाइयों को कि इस बार जो स्थिति पानी की वर्षा की बनी है, उसको यदि हम ध्यान में रखें तो धान में DSR पद्धति बहुत उपयुक्त थी किसान भाइयों के लिए, क्योंकि इस पद्धति से हमारे किसान भाइयों की उत्पादन लागत कम हो रही है और पानी की मात्रा भी कम लगती है। आमतौर पे हम लोग जो धान की जो किसान भाई खेती करते हैं, वो 3 पद्धतियों से करते हैं जी। पहली है परंपरागत पद्धति, जिसमें 1 माह का रोपा हमारे किसान भाई लगाते हैं धान में। दूसरी पद्धति है धान में SRIS, श्री पद्धति जिसको बोलते हैं। श्री पद्धति में हमारे किसान भाई 8 से 12 दिन या 14 दिन का रोपा अपने खेतों में लगाते हैं। बिल्कुल। तीसरी जो पद्धति आई वो है DSR, डायरेक्ट सीडेड राइस, मतलब सीधी बुवाई पद्धति धान की। बिल्कुल सीधे छिड़काव करके। छिड़काव करके नहीं, ये सीड ड्रिल से बुवाई करी जाती है। ट्रांसप्लांटर भी आते हैं धान के बुवाई के, तो उसमें प्राइमिंग यंत्रों के माध्यम से बुवाई का कार्य किया जाता है इसमें।
यही जो धान की पद्धति है इस वर्ष के लिए मैं मानता हूँ कि सबसे उपयुक्त पद्धति थी। जिन किसान भाइयों ने यदि इस पद्धति से धान लगाई है तो उनके लिए उपयुक्त है ये धान की पद्धति। बिल्कुल। तो ये धान की बात हुई। तो इसमें ये जो दोनों फसलों की जो स्थिति अवस्था है इस समय वो लगभग कहना चाहिए सोयाबीन में कहीं कहीं 1 माह की हुई, कोई 20-25 दिन की फसलें हुई बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आपने बताया कि सोयाबीन और धान की हम बात करें तो अभी बस ये अपनी वानस्पतिक वृद्धि पे है अवस्था में। बिल्कुल। अभी बारिश का हम मौसम देख रहे हैं, कम ज्यादा हो रही है, जिसके कारण भी हमारे जो किसान भाई हैं वो बीज बुआई करने में आगे पीछे हो गए हैं। तो ऐसे समय में अच्छा उत्पादन मिले क्या कार्य कर सकते किसान भाई? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया मैडम। जो है इस समय हमें किसान भाइयों को जो ध्यान देना है सबसे प्रमुख बात पे, यदि उनने देर से बुवाई करी है या जल्दी भी बुवाई करी है, वो है खरपतवार प्रबंधन पे। बिल्कुल बिल्कुल। सोयाबीन में और धान दोनों ही फसलों में बताना चाहूँगा। तो सोयाबीन में यदि उनको प्री इमरजेंस का उपयोग यानी बुवाई के तत्काल बाद जो डालते हैं हम कहना चाहिए पेंडामिथिलीन डाइक्लोसिलम नाम की जो खरपतवार नाशी हैं इनका उपयोग करते हैं, जिसमें बुवाई के 3 दिन के भीतर ये उपयोग करना होते हैं अंकुरन के पूर्व। तो ये होते हैं प्री इमरजेंस होते हैं। फिर आते हैं पोस्ट इमरजेंस, मतलब बुवाई के उपरांत जो खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं हमारे किसान भाई। परंतु सोयाबीन में इस बात का ध्यान विशेष रखना है कि 1 माह के भीतर खरपतवार नाशी का उपयोग हो जाना चाहिए। पोस्ट इमरजेंस मतलब बुवाई के उपरांत जो हम खड़ी फसल पे जो हम खरपतवार नाशियों का उपयोग करते हैं वो 1 माह के भीतर में उपयोग उनका हो जाना चाहिए। और वहाँ पर उस समय जब वो कहना चाहिए खरपतवार नाशी का प्रयोग कर रहे हैं अपने खेतों में, तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए खेत में। अच्छी मात्रा में नमी रहेगी तो वहाँ उनको इसका कहना चाहिए रिजल्ट या परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। खरपतवार काफ़ी हद तक प्रबंधन बिल्कुल हो जाएगा। आपने खरपतवार नाशी प्रबंधन की बात आपने करी है, तो अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश में हमारे किसान भाई, तो फिर वो क्या दूसरा उपाय कर सकते हैं? बहुत बढ़िया है ये कि इस समय जैसी स्थिति बनी हुई है कि कहीं वर्षा बहुत लंबे लंबे स्पेल आ रहे हैं, 15 दिन बारिश नहीं हो रही है, कहीं बारिश हो रही है तो बहुत कम मात्रा में हो रही है। तो अब बात आ जाती है ऐसे में हमारे किसान भाइयों को नमी संरक्षण की। बिल्कुल। तो दोनों ही फसलों में नमी संरक्षण करना अति आवश्यक है। तो हम यहाँ पर सोयाबीन में जो बहुत लंबे समय से हमारी जो प्रैक्टिस थी किसान भाइयों की, जिसको कुल्फा या डोरा बोलते थे, हैंडव्हील हो, हाथों से चलित यंत्र जो थे हैंडव्हील हो, और डोरा जो बैलों से चलित थे, उनका उपयोग हमारे किसान भाई बहुत लंबे समय से कर रहे थे। बिल्कुल। और सोयाबीन में कहना चाहिए उत्पादन कमी में इसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले रहा है कि किसान भाइयों ने डोरा या कुल्फा चलाना अपने खेतों में बंद कर दिए। पूर्णतः वो खरपतवार नाशी पे आश्रित हो गए। जी, और लगातार जब हम खेतों में खरपतवार नाशियों का उपयोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंट डेवलप होता है खरपतवारों में, और वो खरपतवार नाशी डालने के बाद भी वो खरपतवार हमारे आ जाते हैं। और साथ ही एक बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं यहाँ किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, कई जो शोध पत्र हैं उनमें आकर के जो खबरें अब आ रही हैं आजकल कि लगातार खरपतवार नाशियों का प्रयोग करने से जो हमारी फसलों या जो किस्म है उसके जेनेटिकल जो है परिणाम परिवर्तित हो रहे हैं उसके। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही खास बात जो है हमारे विशेषज्ञ आपसे साझा कर रहे हैं कि ज़्यादा खरपतवार नाशी का उपयोग करने से जो आपके फसल है उसके जेनेटिक स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है, और ये शोध पत्रों में ये प्रकाशित हो चुका है। तो इस बात के लिए हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि ज्यादा खरपतवार लगातार खरपतवारों का प्रयोग ना करें। फिर क्या हो रहा है, वो जो वैरायटी वो लगा रहे हैं उस वैरायटी के जो मुख्य लक्षण हैं उनमें परिवर्तन आ जा रहा है। तो लगातार यदि खरपतवार उस वैरायटी पे उपयोग करते हैं तो कुछ समय बाद उस वैरायटी के जो मुख्य लक्षणों में परिवर्तन आ जा रहा है, जेनेटिक चेंज जिसको हम बोल रहे हैं, ये एक आ रहा है। तो ये नहीं, तो इसके लिए कुल्फा या डोरा हमारे किसान भाइयों को चलाना चाहिए। परंपरागत हमारे जो उपयोग है उसको ही करना है। हमें परंपरागत पद्धतियों पे आना पड़ेगा किसान भाइयों को किसी न किसी तरह पे। अब मान लो बैल नहीं है, ब्लड ड्रोन जो हम कह रहे हैं डोरा चलाएं, तो उनको जो छोटे ट्रैक्टर आ गए हैं आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं, बहुत सारी कंपनियों के हैं बाजार में, इन पे सब्सिडी भी सरकार द्वारा विभिन्न मदों से दी जा रही है। यंत्रों का उपयोग करें। तो उन छोटे जो कृषि ट्रैक्टर हैं, यंत्र हैं, उनमें जो है स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर लग जाता है उसमें, कहना चाहिए स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर होता है जिसको कि हम निंदाई के लिए उपयोग करते हैं, खास करके सोयाबीन की फसल में। यदि स्पेसिंग मैंने सबसे पहले ही बात यहाँ पर बताई थी कि हमारे किसान भाई यदि स्पेसिंग मेंटेन करेंगे सोयाबीन में 14 इंच 18 इंच
कम से कम इतना स्पेसिंग मेंटेन हमारे किसान 22 इंच तक किस्मों के अनुसार, बिल्कुल बिल्कुल, यदि अधिक हाइट वाली किस्म है, ऊंची वृद्धि वाली आगे किस्म भी है, हम तो आपसे चर्चा जारी रखेंगे और बात जानेंगे कि किस तरह से डोरा कुल्पा चलाया जाए और किस तरह से निंदाई गुड़ाई सोयाबीन में की जाए। लेकिन लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में और हम बात कर रहे हैं सोयाबीन एवं धान में सामयिक प्रबंधन के बारे में और हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर संजीव वर्मा। सर, हम बात कर रहे थे कि डोरा कुल्पा चलाना जरूरी है सोयाबीन में और यांत्रिक उपयोग करना है, खरपतवार नाशी का उपयोग कोशिश करना है कि ना करें। जो सबसे बड़ी समस्या हमारे किसान भाइयों को जा रही है वो है बैलों की है, या कहीं उनको पर्याप्त मात्रा में कहना चाहिए श्रमिक नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें उनको मशीनों का उपयोग करना है। बिल्कुल। तो मैंने बताया स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर है, वो भी आ रहे हैं, पावर बीडर आ गए हैं बहुत सारे तरह के मार्केट में विभिन्न कंपनियों के। जी बिल्कुल। तो किसान भाई पहले हैंडव्हील हो यूज करता था जिसमें श्रम अधिक लगता था। जी। और खास करके हमारी मैं कहना चाहूंगा कि लगभग 60% महिलाएं खेती में हमारे ये कार्य करती हैं। तो हैंडव्हील हो की जगह पावर हैंडव्हील हो आ गए हैं, जो कि मिट्टी पलटने का काम, मिट्टी को कहना चाहिए निदाई का कार्य करने लगे हैं, पावर बीडर आ गए हैं जो। तो यहाँ पे मैं यहाँ किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि निदाई अकेला नहीं होता सोयाबीन में खरपतवार प्रबंधन में। यदि हम श्रमिकों का उपयोग करें या हमारी बैलों से निदाई करें या मशीनों से निदाई करें, यहाँ पर होता मिट्टी पलट के नमी संरक्षण। वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है जिसमें पानी या वर्षा नहीं हो रही है, लंबे लंबे स्पेल जा रहे हैं, बाकी सोयाबीन के लिए उपयुक्त है ये मौसम, परंतु हमें नमी संरक्षण भी करना आवश्यक है। बिल्कुल। तो किन बातों का हमारे तो यहाँ पे नमी संरक्षण के लिए यदि वो पावर बीडर, हैंडव्हील हो या कहना चाहिए स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर ट्रैक्टर में जो लग जाते हैं, छोटे ट्रैक्टरों में, बड़े ट्रैक्टरों में भी लग जाते हैं, यदि उनके पिछले जो टायर्स हैं हमारे ट्रैक्टर्स के, उनके पतले साइज के जो टायर्स आते हैं 15 सेंटीमीटर वाले, 9 सेंटीमीटर वाले, अलग अलग डिजाइन में जो टायर आते हैं, उनका उपयोग बड़े ट्रैक्टरों में भी करके हमारे किसान भाई कर सकते हैं। उनको अलग से ट्रैक्टर लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो टायर ले लें पतले वाले, जी, अपनी 14 इंची पे बोनी, 18 इंची पे सोयाबीन की बोनी करें, तो ट्रैक्टर से स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर से निदाई का कार्य करके नमी संरक्षण का कार्य करेंगे। ऐसी स्थिति में यदि ऐसी अवर्षा की स्थिति बनती है तो कहना चाहिए कि लगभग 15 दिन तक भी हम 15 से 20 दिन तक सोयाबीन को नमी संरक्षित करके रख सकते हैं। बिल्कुल। इन पद्धति से यदि निदाई करेंगे, बिल्कुल, तो ये बहुत प्रमुख है कि हम निदाई का कार्य करें। बिल्कुल। अब नमी संरक्षण की तो आपने बात करी है, लेकिन वही बात होती है कि नमी के साथ साथ जल प्रबंधन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मैं यहीं पे जो कहना चाहूँगा कि यदि बहुत ज़्यादा कहीं पे अवर्षा की स्थिति बनी है, 1 महीने तक कहीं बारिश नहीं हुई है और सोयाबीन की फसल वहाँ पे लगी हुई है और धान की फसल लगी हुई है, तो उनको लाइफ सेविंग इरिगेशन यहाँ पे करना चाहिए फसल बचाव के लिए। यदि इनके पास स्प्रिंकलर है, कहना चाहिए स्प्रिंकलर पद्धति से, फवारा पद्धति से पानी का उपयोग करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए। आमतौर पे बहाव पद्धति से हमारे किसान भाई पानी देते हैं धान में। तो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था कि धान में 3
तरह से बुवाई का कार्य किसान भाई करते हैं। और अधिकतर जो क्षेत्राच्छादन है वो परंपरागत पद्धति से, परंपरागत पद्धति में जो यदि धान का उत्पादन हमारे किसान भाई करते हैं तो 1 किलो धान या चावल उत्पादन करने के लिए लगभग 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। परंतु हम यदि इन श्री पद्धति से धान उत्पादन करें या DSR पद्धति से धान उत्पादन करें तो वही पानी की मात्रा 1500 लीटर या 2000 लीटर में काम हो जाता है। यहाँ लगभग 3000 साढ़े 3000 लीटर पानी बच रहा है की बचत किसान भाइयों को 1 किलो चावल पैदा करने में होती है। तो ये मैं यहाँ बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि यदि वो धान इस समय लगी हुई है उनकी धान, तो वहाँ भी लाइफ सेविंग इरिगेशन देना आवश्यक है उनको। वहाँ स्प्रिंकलर फवारा पद्धति से जो भी सिंचाई के उनके साधन है, कुआं हो, ट्यूबवेल हो, नदी हो, तो वहाँ से वो फवारा पद्धति से ही सिंचाई करें। लगभग 60% तक की पानी की इनकी बचत होगी। DSR पद्धति में और कहना चाहिए कि हमारी जो श्री पद्धति में, दोनों ही पद्धति में एक बात का और यहाँ पर ध्यान देना, हम चूँकि बात कर रहे थे नमी संरक्षण की, खरपतवार प्रबंधन की, तो दोनों ही पद्धति में ये ताऊची गुरमा जिसको हम बोलते हैं कॉनोवीडर, बीड नियंत्रण के लिए यंत्र आ गए हैं। ये मशीनों से कहना चाहिए पावर चलित भी आ गए हैं, नई कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, और परंपरागत हाथ से चलाने वाले भी आ गए हैं। तो इस समय जब हम पावर वीडर चलाते, जब भी बारिश हो रही हो आपके खेतों में, उस समय ये आपको कोनो वीडर अपने खेतों में चलाना है। और श्री पद्धति और DSR पद्धति सीधी बुवाई पद्धति में जब हम पावर वीडर चलाते हैं तो खेत में हल्का सा पानी भरा होना चाहिए, 1 इंची तक पानी भरा होना चाहिए। तो उससे ये मशीन चलने में आसानी होती है, साथ ही साथ खरपतवारों का प्रबंधन हो जाता है। यहाँ पे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जैसा कि बताया कि हमने मशीनों से खरपतवार प्रबंधन करना, धान में भी किसान भाई कहना चाहिए कि वीडीसाइड का उपयोग करते हैं, खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं। इसमें बिस्पायरवेक सोडियम नामक जो खरपतवार नाशी है, इसका उपयोग धान में हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसको 13 से 25 दिन के बीच में ही करना है किसान भाई। बिल्कुल। उर्वरक प्रबंधन के बारे में भी हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन करें। ये जो प्रश्न है आपका बहुत ही सामयिक है, और यहाँ मैं 2 बातें यहाँ किसान भाइयों को बताना चाहूँगा। यदि वो यूरिया का प्रयोग धान में करते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखें कि वह नमी होना भी आवश्यक है। जी बिल्कुल। तो वो आजकल मौसम की जानकारी 1 सप्ताह तक, 15 दिन के मौसम की जानकारी मिलती है, मोबाइलों पे पता चल जाती है विभिन्न ऐप के माध्यम से। तो उनको अपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो बची हुई, जैसा कि धान में किसान भाई उपयोग करते हैं 120, 60, 40 NPK की मात्रा जो मैं बता रहा हूँ, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम सुपर फास्फेट या स्फुर, और पोटाश की 30 से 40 किलोग्राम मात्रा उपयोग हमारे किसान भाई करते हैं। तो इसमें सुपर फास्फेट की मात्रा, पोटाश की मात्रा और आधी यूरिया की मात्रा धान के रोपाई के समय हो जाती है जी। मतलब उस समय किसान भाई कर चुका होते हैं या कर लेना चाहिए जी। बची हुई शेष मात्रा यूरिया की जो है उनको 2 या 3 बार में अपनी धान की फसल में देना है। क्या क्या समय होना तो चाहिए? उनकी जो 20-20 दिन के अंतराल पे, लगभग 20 दिन के अंतराल पे, 20 से 22 दिन के अंतराल पे, प्रथम जो रोपाई के 22 दिन के अंतराल पे पहली बार देना है जी। फिर दूसरी बार, मतलब बची हुई जो 60 किलोग्राम जो मात्रा है यूरिया की, वो 3 बार में उनको अपनी फसल में देना है 20 दिन के अंतराल पर। बिल्कुल, बिल्कुल। जब वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि वानस्पतिक वृद्धि अवस्था चल रही है, उसी समय इसकी मात्रा का उपयोग हमारे किसान भाइयों को कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो रही धान की बात। और एक और धान में आजकल जो अनुशंसित है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी जिस पे काफ़ी NPK जो है लिक्विड मात्रा में आने लगे हैं, बाजार में भी उपलब्ध हैं। इफ़को हमारी दूसरी NFL के 20-20-20 और 19-19 19-19 और 20-20 NPK बाजार में उपलब्ध हैं। यदि इनका छिड़काव हमारे किसान भाई 1 लीटर प्रति एकड़ की मात्रा से करते हैं, उन जिनको उर्वरक की समस्या आ रही है, कहीं उर्वरक नहीं मिल रहे हैं, खास करके फ्लैग लीफ स्टेज या झंडी अवस्था धान में जो बाल निकलने के पहले, ईयर हेड इमरजेंसी के पहले यदि हमारे किसान भाई छिड़काव करते हैं NPK का, तो उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। 2 स्प्रे इसके करना चाहिए किसान भाइयों को, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। एक तो बाल निकलने के पूर्व और एक दुग्ध अवस्था के पहले, मतलब दुग्ध अवस्था आरंभ ही होती है
उस समय भी यदि छिड़काव हमारे किसान भाई करते हैं एनपीके 20-20-20 या 19-19-19 का भी, तो उनको बहुत अच्छे इसमें कहना चाहिए उत्पादन में वृद्धि परिणाम अच्छे होगी। मिलेंगे। 15 से 20% तक की वृद्धि होने की संभावना रहती है बिल्कुल। यदि सही समय पे वो छिड़काव बिल्कुल। करते और हैं, सोयाबीन स्प्रे के करते लिए हैं। बताएं तो सोयाबीन में देखिए आमतौर पे जो उर्वरकों की जो मात्रा है 20-60-20 जो हम एनपीके की जो मात्रा सोयाबीन में देते हैं, वो पूर्व में बुवाई के समय ही पूरी मात्रा उर्वरक की दे देते हैं। फिर भी जैसा कि हमारे किसान भाई कई तरह के उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, सोयाबीन में फली अवस्था में कहना चाहिए कि किसान भाइयों को 19-19-19 एनपीके का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। चलते चलते हमारे किसान भाइयों को आप और क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यहाँ इस समय यही कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि अपने खेतों की सतत निगरानी करें। कीटों के प्रकोप का सबसे उपयुक्त समय अगस्त का महीना ही होता है, चाहे वो सोयाबीन हो, धान हो या दूसरी फसलें भी जो इस समय उन्होंने लगा रखी हैं। साथ ही जिन किसान भाइयों की बुवाई नहीं हुई है तो वो कैच क्रॉप के रूप में बीच में आप मूंग की फसल अभी लगा सकते हैं अगस्त महीने में। 15 अगस्त के आसपास मूंग की बुवाई कर लें, जिसमें जो किस्में आपके पास उपलब्ध हों वो कर लें। उड़द की बुवाई कर लें, तिल की बुवाई कर लें। खेतों को खाली नहीं छोड़ें, खरीफ हमारी प्रमुख फसल है। बिल्कुल। और अपनी फसल का सही उपयोग करना है, खेतों को खाली नहीं छोड़ना है और सही समय पे सतत निगरानी करते हुए कीट प्रबंधन, व्याधियों का नियंत्रण करते हुए अपने कार्य को करना है। आपकी विस्तृत चर्चा आपने की, बहुत ही इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। और किसान भाइयों, कृषि जगत की हलचलों की जानकारी के लिए अब आइए देखते हैं खबरें खेती। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सोयाबीन में सामयिक कार्य, सब्जी वाली फसलों में सामयिक कार्य, सब्जियों में वर्मीवाश के फायदे, पशुओं में अफरा रोग, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ई-नाम। सोयाबीन में सामयिक कार्य। मौसम को देखते हुए सोयाबीन की फसल पर पत्ती धब्बा एवं एंथ्रेक्नोज नामक बीमारियों के प्रकोप की संभावना है। इसके नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल सल्फर 2 ग्राम पर लीटर पानी या कार्बोडाजिम या 1 ग्राम पर लीटर पानी का छिड़काव करें। कुछ स्थानों पर सोयाबीन में पीले मेजेक बीमारी का प्रकोप प्रारंभ हो गया है, अतः किसान भाइयों को सलाह है कि इसके ग्रसित पौधों को अपने खेतों से उखाड़कर गड्ढे में गाड़ दे तथा इसको अन्य पौधों पर फैलने वाली सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु बीटा-साइक्लोथ्रीन और इमिडालोफ्रिड दवा की 350 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। सब्जी वाली फसलों में सामयिक कार्य। इस समय बरसाती सब्जियां जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्च, गोभी, भिंडी, मूली आदि में खरपतवार नियंत्रण व पौध संरक्षण के उपाय करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीटों का प्रकोप हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए कम हवा चलने पर साफ मौसम में क्लोरोफायरिफॉस 25 EC दवा को 2 मिलीलीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। सब्जियों में वर्मी वॉश के फायदे। वर्मी वॉश एक तरल खाद है जो छिड़काव के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के अतिरिक्त पौध हार्मोन, ऑक्सीजन तथा साइटोकाइनिन की मात्रा भी होती है जो पौधों के संपूर्ण विकास के लिए लाभदायक होती है। इसमें पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में उपस्थित होते हैं और तरल खाद के रूप में तुरंत लाभ लेने के लिए खड़ी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 1 लीटर मात्रा 7 लीटर पानी में मिलाकर पौधों पर सुबह या शाम में छिड़काव करें। इसको जैविक कीटनाशक के रूप में 1 लीटर वर्मी वाश को 10 लीटर गौमूत्र में मिलाकर पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। पशुओं में अफरा रोग। आजकल के मौसम में पशुओं द्वारा बरसीम अधिक मात्रा में खा जाने के कारण पशुओं में अफरा बीमारी हो जाने की संभावना रहती है, जिसमें कि पशु का पेट फूल जाता है, पशु बेचैन होने लगता है और पशु जुगाली करना बंद कर देता है। तब स्थानीय उपचार के लिए 10 से 15 ग्राम हींग, 50 ग्राम काला नमक एवं 50 से 60 ग्राम अजवाइन मिलाकर बारीक पीस ले तथा 1 लीटर गुनगुने पानी में मिलाकर पशु को सिर्फ एक बार में ही पिला दे। पशु को टहलाएं व मुंह खोलकर गुड़ चटाएं, जिससे कि पेट में बनी गैस बाहर निकल जाए। ज़्यादा समस्या होने पर नज़दीकी चिकित्सालय में डॉक्टर से सलाह लें। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ई-नाम। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम योजना एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित
उपजों के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा कृषि उपज मंडी समिति का एक प्रसार है। ई नाम पोर्टल सभी कृषि उपज मंडी समिति से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सेवा प्रदान करता है। इसमें अन्य सेवाओं के बीच उपज के आगमन, कीमतों, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने, व्यापार प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान शामिल है। खबरें खेती की में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में अभी आपने देखी खबरें खेती की। और किसान भाइयों, आज के जो कृषि दर्शन का विषय था वो था सोयाबीन और धान में सामयिक प्रबंधन की जानकारी। बहुत ही अच्छी सार्थक जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिली और ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। सही समय पे सही प्रबंधन हो, नियंत्रण हो, कीट व्याधियों का सही समय पे लक्षण पहचान कर अगर हम उनका नियंत्रण कर लेंगे तो आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा। और हाँ किसान भाइयों, जल प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और खरपतवार नाशी का उपयोग कम से कम करना है ताकि आपको अच्छे से अच्छा स्वस्थ उत्पादन मिल सके। हर दाना स्वस्थ हो, हर दाना पोषण से भरा हो, यही हमारी भी कोशिश होती है और आपका भी प्रयास होता है। तभी तो आपकी जो मेहनत है, जो फसल है वो खेतों में लहलहा रही है, वो सोना उगलेगी। ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम से लेते हैं अब विदा। दीजिए अनुमति। नमस्कार।